हेलो गाइस, वेलकम बैक। और केमिस्ट्री फॉर सीईटी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड लेक्चर नंबर 4, यानी कि लास्ट लेक्चर है ये। और सीईटी का हमारा केमिस्ट्री का फाइनल चैप्टर भी है ये, क्योंकि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो 4 चैप्टर हैं, ये चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा, फिनिश होने वाला है। तो लास्ट टाइम हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग और होमोलॉगस सीरीज पढ़ चुके थे, याद है? ठीक है। आज हमें पढ़ना है क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात किया जाए तो कुछ मेन प्रॉपर्टी हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे पहला हमको पढ़ना है कंबशन। पहला हमको पढ़ना है कंबशन। कंबशन कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। कंबशन आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ चैप्टर्स में। इससे पहले भी कंबशन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। कंबशन मतलब कार्बन का ही कंबशन हम लोग जनरली पढ़ते हैं। किसी चीज को जलाया जाएगा और कोई भी चीज जब जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन के साथ में तो बिना ऑक्सीजन कोई चीज जलना ही नहीं है। तो कंबशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि कोई भी चीज कंबशन जब होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना? कंबशन कितना कितना? सबसे पहले कार्बन का कंबशन, ठीक है ना। एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का और एक हम पढ़ेंगे अल्कोहल का, क्योंकि तीनों के कंबशन में कहानी लगभग एक जैसी ही है। कंबशन रिएक्शन कैसी होती है? सबसे पहली बात, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। ठीक है ना? रिएक्शन में हीट रिलीज होनी चाहिए कंबशन रिएक्शन। तो कार्बन का करोगे, ये रहा कार्बन, जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा ओके। प्लस हीट एंड लाइट। जिस रिएक्शन में भी हीट और लाइट रिलीज होती है रिएक्शन के बाद में, हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये बात तो पहले भी पढ़ी है। तो कार्बन के रिएक्शन में सिर्फ CO2 बनेगा। अगर बात किसी हाइड्रोकार्बन की जाए, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे हो सकते हैं। आप चाहो ले लो क्या बोलते हैं, मेथेन ले लो, एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, कोई सा भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो मेथेन के ऊपर आता है। तो मेथेन है CH4, इसको जलाओगे, सेम इस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, लेकिन अब हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनेगा वाटर भी। इसीलिए जो रिएक्शन है, आपको पता है, जो हमारे बॉडी के अंदर होती है रेस्पिरेशन, उसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बनाता है, देखा है? तो वो भी एक तरह की कंबशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी एक तरह की कंबशन रिएक्शन है। हाँ, वहां पर कोई चीज जलती नहीं है, लेकिन कंबशन एक तरह से यही होता है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कोई चीज अगर एनर्जी रिलीज कर रही है तो मतलब यह है कि वो कंबशन रिएक्शन है। तो इस केस में देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट लाइट तो हर रिएक्शन में होना ही होना है। ओके। इसके अलावा अल्कोहल। अब अल्कोहल में कोई सा भी अल्कोहल ले लो, मान लो जैसे जो हम वो वाला अल्कोहल ले लेते हैं जो के अंदर भी होता है, उसको बोलते हैं एथेनॉल, C2H5OH। इसको अगर जलाया, इसका कंबशन किया, तो इसके केस में भी सेम हाइड्रोकार्बन वाला ही केस रहेगा, सेम वैसा ही। इसके अंदर भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट लाइट, तो इसमें भी कॉमन है। ठीक है ना? तो एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर ये सारी रिएक्शन, देखो क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को कंबशन करवा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बना रही है।
अगर ये सारी रिएक्शन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में हो, यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे सफिशिएंट है, इन रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। इस पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको एक बात और याद रखनी है, जब कंबशन हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं दो तरह के, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं ब्लू कलर की फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी। नॉन सूटी का मतलब धुआं वगैरह नहीं होता और क्लीन फ्लेम होती है उसकी, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप लोगों ने देखा होगा जो एलपीजी है, एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, दोनों सैचुरेटेड हैं, इसीलिए आप देखोगे कि एलपीजी की जो फ्लेम होती है वो जनरली ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, उनमें धुआं नहीं होगा, नॉन सूटी धुआं नहीं होगा, क्लीन फ्लेम होगी और ब्लू कलर की फ्लेम होगी। वहीं बात की जाए किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इनकी फ्लेम का कलर जनरली येलो होगा और सूटी भी हो सकती है, यानी कि धुआं भी होगा और ज़्यादा क्लीन फ्लेम नहीं होती, ठीक है ना, धुआं उसमें ज़्यादा उठेगा। तो ये याद रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी, अनसैचुरेटेड येलो कलर की फ्लेम और सूटी यानी कि धुआं भी उसमें हो सकता है, ठीक है। तो पहला ये कंबशन रिएक्शन था, बस इतना ही था इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, इससे पहले भी तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में, वो वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स वो अलग चीज है, वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला है हमारा अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 को बेयर रीजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट को ले रखा है अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट मीन बेसिक मीडियम के लिए उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी मिला रखा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला तो ये होता है हमारा, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा होता है वो होता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है ना। ये बेसिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दो हमारे एक उसके तौर पे यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपको याद रखना है कि अगर एल्कोहल वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के लिए ये साइन लेते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन। अगर मैं O2 लिखूंगा तो ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ O लिख रहा हूं तो मतलब ये है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर है। एल्कोहल को अगर करेंगे तो एल्कोहल चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, आ रही बात में। अगर एल्डिहाइड का करेंगे ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड भी चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस आपको ये याद रखना है, आगे बात में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेबस में है, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही दोनों दे रखे हैं। इसके अलावा मैंने वहां पर बताया था कि ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खैर एल्कोहल और एल्डिहाइड में आपको ये देखना है कि ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन कुछ कंपाउंड्स का करते हुए देखा जाएगा। जैसे कि हमने एक कंपाउंड ले लिया, मान लो CH3OH, और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया अल्कलाइन KMnO4, इस तरह से लिखा होगा। आपको ये देखते ही पहचान लेना है कि ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो CH3OH एल्कोहल का क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो COOH। अब एक बात ध्यान देना,
ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर में चेंज आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन के नंबर बढ़ेंगे, हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, यही होता है ऑक्सीडेशन में। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और ये सब पे ज्यादा ध्यान मत देना, बस ये देखना कि अल्कोहल था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होने चाहिए। इस कंपाउंड में एक कार्बन, तो इस कंपाउंड में भी एक ही कार्बन होगा, तो यहाँ पर H लगा देंगे। तो कुल मिला के ये था मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल, और ये बन गया, इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन मैं IUPAC नेम की बात बता रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा हो सकता है जो आपके सिलेबस में दिया है C2H5OH, मान लो इसका भी करवा दिया ऑक्सीडेशन, इससे करवाओ या दूसरे से करवा लो, दूसरा ले लेते हैं एसिडिक Ke2Cr2O7। सेम केस, अल्कोहल चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले COOH लिख दो। अब इसके अंदर कितने कार्बन है? 2, तो एक कार्बन हो चुका, अब एक कार्बन वाला रेडिकल चाहिए। कार्बन वाला रेडिकल क्या है? CH3। तो क्या था ये? इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है एथेनोइक एसिड। और ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल जो मेथड है इंपॉर्टेंट वो ये है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड काफी बनाया जाता है। आपको पता है एथेनोइक एसिड विनेगर के अंदर होता है, तो विनेगर बनाने के लिए पहले एथेनोइक एसिड बनाना पड़ेगा, तो जनरली अल्कोहल से ही इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड के भी ले सकते हैं। ये तो हमने अभी दोनों अल्कोहल के देखे, तो एल्डिहाइड ले लें अगर। एल्डिहाइड में जैसे कि मान लो हमने ले लिया HCHO, इसका नाम है मेथेनल, वो मेथेनॉल था, ये मेथेनल है। ऑक्सीडेशन करवा दो, ले लो अल्कलाइन KMnO4। एल्डिहाइड भी किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सबसे पहले COOH, इस कंपाउंड में एक कार्बन है तो इसमें भी एक होगा, तो यहाँ पे सिर्फ H लिख दो, बन गया मेथेनॉल से बन गया मेथेनोइक एसिड। अगर इन दोनों के कॉमन नेम की बात करूं तो मेथेनॉल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा दूसरा कंपाउंड ले सकते हो, जैसे कि CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा एथेनल, एथेनल। ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा ले लेता हूं मैं इस बार, एसिडिक K2Cr2O7। इसको लोगे, किसमें चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि COOH तो आएगा ही आएगा। इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, 1 2, तो इसके अंदर भी 2 होने चाहिए, तो एक कार्बन वाला रेडिकल क्या हो जाएगा? CH3। तो पहले था एथेनल, बाद में बन गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। बाकी अगर ऑक्सीडेशन को आप और समझना चाहते हो तो YouTube चैनल है Y Academy Live, उसमें आप जाएंगे तो उसमें केमिस्ट्री के वीडियोस में एक मैंने पूरा ऑक्सीडेशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर बना रखा है 35 मिनट्स का, तो आप प्लीज उसको वहां पे जाके देखें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। तीसरा हमारा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर 1 था उसमें पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने उस समय भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन अलग टाइप की होती हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कुछ हद तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है, उसी के टाइप की होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? ये रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। आ रही बात में? एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का क्लोरीनेशन कैसे होगा? तो मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसी का क्लोरीनेशन का मतलब यह है कि क्लोरीन के साथ में रिएक्शन। तो एक बात ध्यान रखो, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, कम रिएक्टिव होते हैं।
कम रिएक्टिव चीज़ों के लिए रिएक्शन करवाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको रिएक्शन को सनलाइट में परफॉर्म करना पड़ेगा। सनलाइट के लिए हम ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं, HNO, पता होगा। तो जैसे क्लोरीनेशन मेथेन का करवाना है तो आप लोग जैसे CH4 प्लस Cl2, क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल के इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl। एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आ गया, और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा, यहाँ से H मिलके बन जाएगा HCl। देख रहे हो। अगर रिएक्शन अगर और ज़्यादा, अगर देखो ये तो हो गया केवल पार्शियल क्लोरीनेशन, आ रही बात समझे, ये पार्शियल क्लोरीनेशन है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज पार्शियल क्लोरीनेशन। अगर कंप्लीट क्लोरीनेशन करवाना है, मान लो बोल रहा है कंप्लीट क्लोरीनेशन, कंप्लीट क्लोरीनेशन, कंप्लीट क्लोरीनेशन का मतलब हो गया कि आपको सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से अलग करने हैं। तो देखो कंप्लीट क्लोरीनेशन कैसे होगा, CH4 प्लस 4Cl2, ठीक है ना। क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जितने हाइड्रोजन है सारे के सारे निकाल दो तो बचेगा CCl4। सारे हाइड्रोजन निकल गए तो 4 क्लोरीन आ गए, CCl4 प्लस 4HCl। इस कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बात हमने, तो क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहली बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीन यहाँ पे मेथेन हो गया, ये हो गया। पार्शियल क्लोरीनेशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन आके लग गया तो बना CH3Cl। कंप्लीट क्लोरीनेशन में सारे हाइड्रोजन निकल के सारे Cl यहाँ पर आ जाएंगे, बनेगा कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो ये याद रखना। इसके अलावा क्लोरीनेशन के अलावा हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते थे। तो अगर ब्रोमिनेशन करना होता तो हम CH4 प्लस Br2 लिख देते, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन कर दोगे। चाहो तो इसका आयोडेशन भी कर सकते हो, तो हम CH4 के साथ में आयोडीन लिख देते, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्लोरीनेशन ही है क्योंकि सिलेबस में वही दी हुई है। ओके, बताते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज ऐड होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो वहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। एडिशन रिएक्शन में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, सबसे पहली बात, ये रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ये रिएक्शन देंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया हल्का, दोनों ही ये रिएक्शन वाले जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो ये रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में जैसे इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका, जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है आज तक, इट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या होता है इस रिएक्शन में, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। वेजिटेबल घी को बोलते हैं डालडा घी, जो नकली घी होता है, ठीक है ना, नकली बोलते हैं लोग उसको। और वैसे तो जो घी होता है वो गाय भैंस के दूध से बनता है, देखा होगा दूध से बनता है जो घी, देसी घी होता है, दूध बोलते हैं इसको, वो अलग चीज है। ये नकली घी है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है और ये सस्ता भी होता है उसके मुकाबले काफी, और ये उसके मुकाबले काफी हार्मफुल भी होता है, काफी सारी बातें। तो देखो क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे ले लो, जैसे कि मान लो ले लेते हैं हम C2H4, क्या नाम है इसका, एथीन, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन से। ये एक एडिशन रिएक्शन है, क्या होगा देखो इसमें। और ये रिएक्शन हमेशा होती है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन सा चाहिए हमको, निकल या पैलेडियम। निकल या पैलेडियम, कोई भी चीज कैटलिस्ट, अगर ऐसी कोई रिएक्शन दिखे आपको H2 और निकल पैलेडियम, तुरंत समझ जाना ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहा है। तो ये हमारा है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। वैसे तो ये एथीन है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल हम मान ले रहे हैं क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ऑयल में।
और यहाँ से हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2, अभी H4 था, अब बन जाएगा H6, और ये आपको पता है कि सैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, याद रखना इस बात को। एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। कैसे हुआ, ये लिया था यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इसको अगर सही से समझना है तो ऐसे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, यही तो है, देखो C2H4, यही चीज तो है। इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया, निकिल पैलेडियम कैटलिस्ट के तौर पे ले लिए, रिएक्शन होगी, क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड ये जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसमें आके दोनों में एक ऐड हो जाएंगे, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर। आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है। तो एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। इसमें एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है ना, दोनों नाम से हैं। एडिशन रिएक्शन में एक होता है जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट या आयोडीन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर में कुछ ब्रोमीन का खेल है और आयोडीन में कुछ खेल आयोडीन का है, ये बात तो समझ में आई गई होगी। देखो होता क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों, इसका कलर कैसा है, इसका ब्रोमीन का कलर होता है लगभग रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन। आयोडीन का कलर हमको पता है कि पर्पल कलर का होता है आयोडीन। अगर इन दोनों को किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन करवा दी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में इन दोनों की, तो इनका जो कलर है वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। कैसे हो जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस चीज की जांच करने के लिए है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन की जांच करने के लिए होता है। अगर उस कंपाउंड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनके कलर गायब हो जाएंगे, अगर उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है तो इनके कलर सलामत रहेंगे, गायब नहीं होंगे। अभी बात समझे, जैसे कि क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही है इसमें, और तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये टेक्स्ट बुक में हमारे दिया हुआ है, तो इसको भी हमें समझना है। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। तो देखो रिएक्शन तो लगभग इतनी ही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एडिशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, और कंबस्शन हो गई, और ऑक्सीडेशन हो गई। तो यही 4 मेन रिएक्शन है। इसके अलावा एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो कई बार पूछी गई है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या है रिएक्शन, देखो अल्कोहल का कंपाउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है C2H5OH। C2H5, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये 10th तक की सिलेबस में नहीं है, 11th में पढ़ने को मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। 11th में क्या 12th में ही आएगा वैसे तो ये, ठीक है ना, 11th 12th का ही पार्ट है। तो ये अल्कोहल है हमारा, क्या करवा रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिहाइड्रेट करना, उसके अंदर से वाटर निकालना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के लिए देखो, अब डिहाइड्रेशन के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, और एक है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं यहाँ पर H2SO4, और यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। तो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज, जरूरी नहीं है कि 170, 150 से 200 के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये अल्कोहल लिया है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर गायब होगा। तो इस कंपाउंड में से वाटर निकलेगा, खुद समझो, एक OH यहाँ है और एक H यहाँ से, तो H2O अलग कर दो पहले, प्लस बताओ क्या बचा, ये गायब हो गया पूरा, एक H यहाँ, तो बचेगा C2H4, तो इसमें बचेगा C2H4। अब जरा ध्यान देने वाली बात ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2OH। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, दिख रहा है, बाकी सारी कंडीशन सेम इसी के जैसी, ये सैचुरेटेड था,
बाद में जब कंपाउंड बना C2H4, बाद में कंपाउंड बना C2H4, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इधर ये प्लस H2O। तो देख सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, और एडिशन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी काम की चीजें थी इंपॉर्टेंट वो सारी हमने पढ़ ली हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसके अलावा, और क्या इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एक कंपाउंड की स्टडी इसमें आगे करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत पॉलीमर और मोनोमर के बारे में। तो बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी है, लेकिन वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आप समझने वाला उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, वो आप बुक से भी पढ़ के एज इट इज़ वैसा का वैसा ही समझ सकते हैं। ठीक है ना, वो उसमें कुछ नया बताने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है, और इतनी ही लगभग मेन बातें हैं, क्योंकि देखो सीईटी पहली बार हो रहा है तो किसी को पता तो है नहीं कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। लेकिन हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 100 होंगे शायद, मेरे ख्याल से 100 के करीब, तो आराम से हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ें तैयार कर रखी हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।